सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास बोध। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की है जो आपके यूजफुल होने वाले हैं एनटीए, नेट, जीआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 8 लेक्चर को डिस्कस कर चुका हूँ। ये आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित वन लाइनर है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो लेकर आता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 से 69 के बीच। ठीक है, और 69 में मद्रास की संधि हो जाती है और इस संधि के साथ प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है। और द्वितीय मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में, और 84 के अंदर मंगलोर की संधि होती है, और जिस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 तक ये चलता है, और 1792 के अंदर श्रीरंगापट्टम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या है, मृत्यु हो जाती है। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, टीपू सुल्तान जो था उसने भूमि का 1/3 और 1/2 कर के रूप में लिया करता था ये, और श्रीरंगापट्टम में स्वतंत्र वृक्ष भी इसने लगाया था। स्वयं को क्या है, जैकोबिन क्लब का सदस्य ये मानता था। इसने जैकोबिन क्लब की जो सदस्यता है वो ग्रहण की थी और अपने आप को नागरिक टीपू कहता था ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट के बारे में। मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु मैं समुद्र को तो नहीं सुखवा सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हैदर अली की। जो ये स्टेटमेंट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था 1782 में, अंग्रेजों की समुद्र शक्ति को देखकर, ठीक है, विलाप करते हुए हैदर अली ने, जो हैदर अली था, अपने मंत्री पूर्णिया से, उनका मंत्री पूर्णिया था, ये पंक्ति कही थी कि मैं अंग्रेजों के स्थल और साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछ ली जाती है। ये हैदर अली की स्टेटमेंट है। कई बुक्स में ये स्टेटमेंट टीपू सुल्तान की भी बताई गई है, जो कि क्या है, गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है हैदर अली। सीधा साधा दैत्य धर्मांध शासक किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। आगे हम बात कर लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, जिनका जो शासनकाल रहा है इंडिया में गवर्नर जनरल के रूप में, ये रहा है 1813 से 23 तक। तो इनके क्या प्रमुख कार्य थे जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ये, इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था, मराठों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाया था इन्होंने, और प्रेस से नियंत्रण क्या है, उठा लिया था। चित्तू, वालिस, मोहम्मद एवं करीम खां पिंडारियों के नेता थे, और 1824 में जो है पिंडारियों का क्या है, दमन हो गया था। इन नेताओं का दमन हो गया था। 1804 में क्या होता है, तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध होता है, उसमें होलकर जो है वो भाग नहीं लेता है। होलकर इस युद्ध में सिंधिया और भोसले की ओर से नहीं लड़ता है, ये क्या है, अलग रहता है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1818 में कोरेगांव की जो है लड़ाई हुई थी। कोरेगांव की जो लड़ाई है 1 जनवरी 1818 में हुई थी। नेक्स्ट है राइज एंड एक्सपेक्शन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये पुस्तक के लेखक है सर अल्फ्रेड लाइल। विलियम जो बेंटिंग थे 1828 से 1835 तक इनका जो शासनकाल था। इनकी एक स्टेटमेंट है, मैं तो केवल नामात्र से ही राज करूंगा, परंतु आप जो वास्तव में राज करेंगे। आई शैल गवर्न इन नेम बट इट विल बी यू हु विल गवर्न इन फैक्ट। ये स्टेटमेंट किसकी है, विलियम बेंटिंग की। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। नेक्स्ट है प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 के बीच में, और लाहौर की संधि हो जाती है मार्च 1846 में।
जिसके साथ ये प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध है समाप्त हो जाता है। 1838 में WF आसवर्न जो है, इनकी एक स्टेटमेंट है, हमें रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए और सिंध को, यहाँ पे सिंध आएगा, सिंध को अपनी सीमा बना लेना चाहिए। कंपनी तो बड़े बड़े ऊँटों को खा चुकी है, इस मगरमच्छ की तो बात ही क्या है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल जो सिख युद्ध होता है 1848 से 49। ठीक है, 1849 में पंजाब का विलय क्या है, अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया गया। नेक्स्ट, रणजीत सिंह का जो बेटा था दलीप सिंह, इसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। सिक्किम का विलय की अगर हम बात करें तो 1850 में सिक्किम का विलय हो जाता है। और लोअर बर्मा जो है, पिग्गू है, राज्य का विलय 20 दिसंबर 1852 को होता है। 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया। 19 अगस्त 1765 जो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई थी। अब हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इसमें पहली है द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया, ये लिखी है एरिक स्टोक्स ने। दूसरी है द पीजेंट्स एंड द राज, ये भी एरिक स्टोक्स ने लिखी है। नेक्स्ट है ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, ये लिखी है GD ब्रेंस ने। और द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया, ये लिखी है वेडन पावेल ने। इंडियन इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी, मॉरिस डी मॉरिस ने लिखी है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स जो कई बार नेट में पूछ ली जाती है। आगे हम बात करने वाले हैं उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये है मार्टिन वर्ड को बोला जाता है। मिरासदार क्या था, एक मिरासदार जो टर्म है, ये वंशानुगत भूमिदार कृषक होते थे जो स्वयं की भूमि जोतते थे, उनके पास अपनी भूमि होती थी तथा राज्य सरकार को क्या है, निश्चित टैक्स जो है, कर जो है देते थे। नेक्स्ट है डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन 1879। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इससे संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, सबसे पहले इसमें क्या प्रावधान किया गया था, इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। दूसरा क्या है, भारत में जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके जो सदस्य है उसकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब हम बात करने वाले हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट पास हुआ था, उसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे। इसमें था अंग्रेजों ने कंपनी के चीन एवं चाय के व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर शेष व्यापार सभी अंग्रेजों को खोल दिया गया। यानी कि चीन और चाय के साथ, जो चीन के साथ और चाय के ऊपर जो ट्रेड था उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होगी। बाकी सारे जो व्यापार है उसको सभी अंग्रेज भारत में आके कर सकते हैं। दूसरा क्या प्रावधान किया गया, पादरियों को भारत आने की, जो ईसाई मिशनरीज थे उनको भारत में आने की क्या है, छूट दी गई। अगला जो एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य जोड़ा गया, यानी कि लॉ मेंबर को जोड़ा गया, और पहले जो लॉ मेंबर थे वो थे लॉर्ड मैकाले। अगला क्या इंटरेस्टिंग है, अगला ये है कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो उनकी मोनोपोली थी चाइना के साथ और चाय के ऊपर, उसको भी हटा दिया गया। अब जो भारतीय जो मंडियां हैं, भारत में जो व्यापार है, सभी अंग्रेजी उत्पादकों के लिए खोल दिए गए। तो ये खोले गए थे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 4 दिसंबर 1829 को रेगुलेटिंग एक्ट, जो जिसकी 17 धारा थी, 17 धारा के अनुसार क्या है, बंगाल प्रांत से सती प्रथा की समाप्ति कर दी गई और 1830 में बंबई में भी सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। शिशु हत्या को 1801 में पहले ही समाप्त कर दिया गया था और दास प्रथा 1843 में समाप्त कर दी गई, आप सभी जानते हैं। 1856 में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है ईसाई मिशनरियों ने गोवा में खोला। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा देना नहीं था अपितु ईसाई धर्म का प्रसार करना था। और 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई।
1792 के अंदर बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो जोनाथन डंकन ने की थी, और 1817 के अंदर कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड। तो विद्रोह से संबंधित क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पहला यहाँ निकल के आ रहा है, सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। आनंद मठ में किसका उल्लेख हुआ है, सन्यासी विद्रोह का। दूसरा है चुआर और ओहो विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1820 से 31 तक चलता है। कोल जो विद्रोह है ये 1831 में हुआ था। ओहोम विद्रोह 1828 में, जिसके नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर। संथाल विद्रोह 1855 से 56 और नेतृत्व करता सिंधु एंड कान्हू जी। पागलपंथी विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे करम शाह और टीपू। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम भारत के विद्रोह। ठीक है, पश्चिम भारत में कौन कौन से विद्रोह हुए। भील विद्रोह 1825 में हुआ था और नेतृत्व किसने किया था, सेवाराम ने। फिर उसके बाद कोलो का विद्रोह होता है, कच्छ का विद्रोह 1831 में होता है, बघेरा का विद्रोह 1818 से 19 के बीच में होता है, और सूरत का जो नमक आंदोलन है 1844 में होता है। रामोसी विद्रोह 1822 और इसका जो नेतृत्व करते हैं चिरत सिंह करते हैं, और कोल्हापुर सामंतवाड़ी विद्रोह 1844 में होता है। तो ये सूरत का नमक विद्रोह और कोल्हापुर सामंत विद्रोह एक साथ होते हैं 1844 में। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के विद्रोह। ठीक है, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का विद्रोह होता है। दूसरा कौन सा होता है, डिंडगुल यानी कि मालाबार के पोलीगर का विद्रोह 1801 में होता है, और दीवान वैली थेम्पू का विद्रोह 1805 में जो ट्रावनकोर में होता है, जिसको अंग्रेजों ने मृत्यु के बाद भी फांसी पर क्या है लटका दिया गया था, वो थे बेला थिम्पू। ठीक है, और लास्ट आज का जो हमारा प्रश्न है वो है बहवावी विद्रोह। बहवावी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, सैयद अहमद बरेली, और ये 1786 से लेकर 1831 तक चलता है। इसका जो मुख्य केंद्र था पटना था, और ये मुसलमानों के द्वारा और मुसलमानों के लिए एक क्या है आंदोलन था। तो फ्रेंड्स, आज हमने 350 वन लाइनर नोट्स को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका 300 वन लाइनर नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी का भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इसको हम आगे 500 तक ले जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें, ये नोट्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।